हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल क्लास आपके लिए लाया गया है, जिसमें आप अभी तक यानी पिछला क्लास आपका क्लास नंबर शायद 10 था और आज आप पढ़ेंगे क्लास 11, जिसमें आपको लिंग ही पढ़ाया जाएगा। यानी क्लास 10 में भी आपने लिंग पढ़ा था और यहाँ भी आप लिंग पढ़ेंगे। क्लास 10 में शायद आपने पुल्लिंग पढ़ा था और आज आप स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। तो जैसा कि कल बहुत अच्छी क्लास थी और आप उस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए बाद में पढ़ लेंगे और आपकी परीक्षा को देखते हुए कम समय में अधिक क्वेश्चंस आपके क्लास में रखे जाते हैं। यानी ये जो थ्योरिकल पढ़ाए जाते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बच्चों, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, यानी नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, सतलुज, ब्यास। अपवाद है सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये अपवाद के तौर पर हैं। तो जब अपवाद है तो क्या हो जाएंगे? अपवाद पुल्लिंग हो जाएंगे। जिसके अंत में ई आता है वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे निधि, विधि, परिधि, रुचि, छवि, कृति। लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं कि छोटी अंत में आते हुए भी पुल्लिंग हो जाते हैं, जैसे रवि, शशि, पति, बलि, गिर, आर्द्र। ये आर्द्र है, जलधि, पाण, वार, कवि। जिसके अंत में ई आता है यानी बड़ी, वो भी प्रायः स्त्रीलिंग होता है, जैसे लड़की, बच्ची, बेटी, रोटी, चींटी, टोपी, बीवी, नाली और साली। इनमें भी अपवाद हैं। अपवाद के मतलब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जैसे हाथी खूब पूछा जाता है, मोती, पानी, दही, दही, पानी, हाथी। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जिनके अंत में छोटा ऊ हो वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। जो भी बताया जाता है आपको, जो अपवाद स्वरूप हैं वो पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो अपवाद में क्या है? जिसके अंत में ऊ हो वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, जैसे वायु, वस्तु, धातु, रेणु, रज्जु, वस्तु, मृत्यु। यहाँ भी अपवाद देखने को मिलता है। मधु, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मधु जैसे ही ऑप्शन में मिलता है बच्चे इसको पुल्लिंग कर देते हैं, नहीं स्त्रीलिंग कर देते हैं। यह है क्या? वास्तव में पुल्लिंग है। अश्रु, हेतु, सेतु, केतु, जंतु, राहु, त्रिशंकु और बंधु, ये क्या है? ये अपवाद स्वरूप है। और जो स्त्रीलिंग के अपवाद हैं वह क्या है? पुल्लिंग है। जिनके अंत में क्या आता हो? ऊ आता हो, बड़ा ऊ, जैसे झाड़ू, बालू, लू, दारू। ये भी स्त्रीलिंग है। दारू बहुत से बच्चे पुल्लिंग लगा करके आ जाते हैं, इसलिए ये पेपर में खूब पूछता है। ये है क्या? स्त्रीलिंग। इनके भी अपवाद हैं, जैसे आलू, आंसू, जनेऊ, घुंघरू, गेहूँ। ये क्या? अपवाद हैं। और अपवाद हैं तो हैं क्या? पुल्लिंग। आंसू बहुवचन एक वचन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ आप लिंग पढ़ रहे हैं, तो अगर लिंग में नहीं पूछता है तो जहाँ वचन से क्वेश्चन आता है वहाँ भी आंसू पूछ लेता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जिसके अंत में न या ता आता है वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रार्थना, वेदना, कल्पना, प्रस्तावना, सुंदरता, मृदुलता, प्रभुता, मधुरता, जड़ता। इनके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना। अपवाद से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना। जिस शब्द के अंत में छोटा बड़ा हो तो स्त्रीलिंग बनाते समय बड़ी कर दिया जाता है, जैसे गधा को गधी यानी बड़ी करके गधी, ब्राह्मण को ब्रह्माणी, देव को देवी, गोप गोपी, नर नारी, पुत्र पुत्री, यानी बड़ी का प्रयोग किया गया है। और जिस शब्द के अंत में आ या बड़ा, छोटा या बड़ा हो तो स्त्रीलिंग बनाते समय बड़ी कर दिया जाता है। यहाँ कुछ मिलान भी आपके लिए, जैसे हिरन, हिरनी, बंदर, बंदरी, मेढक, मेढकी, गूंगा, गूंगी, यानी बड़ी कर दिया गया है। अब देखिए कुछ उपनामवाचक
शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पंडित में, जैसे शुक्ल में यहाँ आनी क्या दिया है, कुछ उपनामवाचक, व्यवसायवाचक, जातवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर इन या आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे शुक्ल में आइन शुक्लाइन, मिस्र में आइन मिस्राइन, तेली में इन तेलिन, माली में इन मालिन और लाला में आइन ललाइन, इन या आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठाकुर में आइन ठकुराइन, चौबे में आइन चौबाइन, कुजड़ा में इन कुजड़िन और हलवाई में आइन हलवाइन। ये मिलान भी ऐसे दे दिया जाता है पेपर में। उपनामवाची शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय, उपनामवाची शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पंडित में आनी पंडितानी, चौधरी में आनी चौधरानी, सेठ में आनी सेठानी, मेहतर में आनी मेहतरानी। ठाकुर में क्या लगाया गया है, आनी ठकुरानी। जेठ में आनी जेठानी, देवर में आनी देवरानी, खत्री में आनी खतरानी। ये आनी प्रत्यय लगाया गया। उपनामवाची शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया गया है। इधर देखिए थोड़ा आगे, जातवाचक और भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। यानी दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। अंत में ह्रस्व करने के बाद में अंत में क्या किया जाता है, नी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे हाथी इस जातवाचक है और इनमें नी प्रत्यय जोड़ा गया है, हथिनी। ऊंट नी प्रत्यय जोड़ करके ऊंटनी। सियार नी प्रत्यय जोड़ करके सियारनी। ठीक उसी तरीके से मोर में नी मोरनी, सिंह में नी सिंहनी और बाघ में नी प्रत्यय बाघनी। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसके अंत में वान और मान प्रत्यय आता है, जिनके अंत में वान या मान प्रत्यय आए, उन्हें स्त्रीलिंग बनाते समय वान के लिए वती और मान के लिए मति शब्द लगाया जाता है। जैसे श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बलवान बलवती, भगवान भगवती, पुत्रवान पुत्रवती, बुद्धिमान बुद्धिमती और धनवान धनमती। ये मिलान करने के लिए दे देगा। आपको बताया गया है मान के लिए क्या लगाया जाता है, मति, और वान के लिए वती प्रत्यय लगाया जाता है। जहाँ मान है वहाँ मति लगाएंगे और जहाँ कहीं वान है, जैसे यहाँ वान है यहाँ वान है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वान में वती, भगवान से भगवती, पुत्रवान वान से वती पुत्रवती। तो यहाँ पहले ही आपको बता दिया गया है वान और मान प्रत्यय आता है, उन्हें स्त्रीलिंग बनाते समय वती, वान के लिए वती और मान के लिए मति। जब आपको कहीं भी मान या वान आए और वहाँ से आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो मान के लिए मति और वान के लिए वती प्रत्यय लगाएंगे, वती शब्द लगाया जाता है। शब्द के अकारांत को स्त्रीलिंग बनाते समय ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। संस्कृत के अकारांत को स्त्रीलिंग बनाते समय ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, यहाँ ई प्रत्यय लगाया जाता है। कविता कवियत्री, राजा रागी, नेता नेत्री, धाता धात्री और विद्वान विदुषी, यानी ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। कब, अकारांत को जब स्त्रीलिंग बनाते। अकारांत कैसे पता चलता है, जब लास्ट में क्या हो, ये हो बड़ा का मात्रा, तो आकारांत हो जाएगा। अकारांत नहीं होगा, यहाँ आकारांत होगा, बड़ा का मात्रा रहेगा। ये बड़ा का मात्रा लास्ट में है तो उसको आकारांत कहा जाएगा। और आकारांत को जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ई प्रत्यय जोड़ देंगे। कुछ आपके लिए परीक्षा पे योगी विशिष्ट तथ्य हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में त्र, न, अड़, ज, त्व, तय, व, या, आय, आर, आस, आ, ता, ख प्रत्यय लगे हों वह शब्द सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, क्षेत्र, नेत्र, चरित्र, शास्त्र, पालन, दमन, नयन, पोषण, वचन, जलज, सरोज, स्वेदज, नृत्य, गौरव, लाघव, बहुत्व, सतीत्व, माधुर्य, विकार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, विकास,
उल्लास, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श, गणित, मत, गीत, स्वागत, नख, मुख, सुख, दुख इत्यादि। परंतु इनके कुछ अपवाद भी हैं। अभी आपको बताया गया है, ये सब क्या बताया गया है, पुल्लिंग। लेकिन इन पुल्लिंग के कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद में कुछ स्त्रीलिंग हो जाएंगे, कुछ उभयलिंग भी हो जाएंगे। जैसे पवन उभयलिंग है, सहाय उभयलिंग है, आय स्त्रीलिंग है, जय स्त्रीलिंग है और विनय उभयलिंग है। आपको बताया गया होगा पिछले क्लास में, विनय क्या है, उभयलिंग है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में ना, आ, ना, ओ, ती, नी, ता, ई, इमा प्रत्यय लगे हों, वह शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, माया, कृपा, शोभा, लज्जा, क्षमा, प्रार्थना, प्रस्तावना, रचना, घटना, वेदना, वायु, मृत्यु, रज्जु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, गति, मति, रीत, हानि, यौन, गलान, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, नम्रता, जड़ता, सुंदरता, लघुता, प्रभुता, निधि, विधि, परिधि, रास, अग्नि, छवि, रुचि, महिमा, लालिमा, गरिमा, कालिमा इत्यादि। परंतु इनके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मधु, सेतु, तालु, अश्रु, हेतु, वार, जलध, पहाड़, गिरि, बलि, आदि, आद्र, मेरु, शशि, पति, मुनि इत्यादि पुल्लिंग उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि पुल्लिंग शब्द उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के पुल्लिंग शब्दों को परखने के लिए कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हिंदी के स्त्रीलिंग शब्दों को परखने के लिए कितने नियम बताए जाते हैं? 10। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में इकारांत संज्ञाएं सामान्यतः स्त्रीलिंग हैं, परंतु इनके भी अपवाद हैं। घी, दही, मोती, जी, ये क्या है? पुल्लिंग है। आपको बताया गया है दही और मोती, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तकारांत संज्ञाएं सामान्यतः स्त्रीलिंग हैं, परंतु इनके अपवाद हैं। जैसे भात, दांत, खेत, सूत, गात, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। गेहूँ, आंसू, आलू, टेसु, निकास, रास, चलन, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, पंख, रुख आदि शब्दों का प्रयोग हिंदी में सामान्यतः किस अर्थ में किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा पुल्लिंग के अर्थ में किया जाता है। हिंदी में शारीरिक अंगों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग माने जाते हैं, परंतु इनके भी अपवाद हैं। देखिए कौन कौन से अपवाद हैं? बाह, नस, हड्डी, नाक, कोहनी, कलाई, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, इंद्रिय, कांख। उसके बाद में आगे है, हिंदी में रत्नों को सामान्यतः पुल्लिंग माना जाता है, परंतु इनके भी अपवाद हैं। मण, चुन्नी, लाडली। आगे देखिए, हिंदी में किस धातु को स्त्रीलिंग माना जाता है? चांदी धातु को आपको क्लास में बताया गया है। हिंदी में किन अनाजों को पुल्लिंग नहीं माना जाता है? मकई, ज्वार, खेसारी, मूंग, इन अनाजों को पुल्लिंग नहीं माना जाता है। हिंदी में किन फलों या वृक्षों को स्त्रीलिंग माना जाता है? लीची, नाशपाती और नारंगी। हिंदी में सामान्यतः द्रव पदार्थों को पुल्लिंग माना जाता है, परंतु इनके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे शराब, स्याही और चाय, ये क्या है? अपवाद है। हिंदी में भौगोलिक शब्दों जल और स्थल इत्यादि से जुड़े को प्रायः पुल्लिंग माना जाता है, परंतु इनके भी अपवाद हैं। अपवाद क्या है? घाटी, पृथ्वी, झील, ये जो अपवाद वो पुल्लिंग नहीं माने जाएंगे, इनको हम स्त्रीलिंग मान लेंगे। हिंदी में कौन से नक्षत्र पुल्लिंग है? तो अभिजित और पुष्य। हिंदी में किन नदियों को पुल्लिंग माना जाता है? आपको बताया गया है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन।
और बाकी नदी स्त्रीलिंग। हिंदी में किन मसालों पदार्थों को अपवाद स्वरूप पुल्लिंग माना जाता है? तो केसर, तेजपत्ता, नमक, जीरा, धनिया, गरम मसाला और कपूर, इनको अपवाद स्वरूप पुल्लिंग माना जाता है। हिंदी में खाने पीने की वस्तुओं को स्त्रीलिंग माना जाता है, परंतु इसके अपवाद हैं, जैसे दही, रायता, भात, पराठा, हलवा, ये अपवाद हैं, इनको स्त्रीलिंग नहीं माना जाता। उर्दू के किन शब्दों को पुल्लिंग नहीं माना जाता है? दुकान, तकरार, सरकार, शराब, किताब, दफ़ा, इनको पुल्लिंग नहीं माना जाता है। अंग्रेजी में कितने प्रकार के लिंग भेद पाए जाते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी के ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में अलग अलग प्रसंगों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहा जा सकता है क्या? उभयलिंगी। जैसे अभी आप देखिएगा, हिंदी में उभयलिंगी शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। उभयलिंगी किसे कहते हैं? जो दोनों में हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे यहाँ दिया है कल, कल मिस दिन भी होता है और कल मिस चैन भी होता है। दिन में जाएंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा दिन, और चैन में जाएंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कल मिस होता क्या है? दिन और चैन दोनों। वैसे कोट मिस करोड़, करोड़ पुल्लिंग होगा, और कोट मिस श्रेणी है जो स्त्रीलिंग होता। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को क्या कहेंगे? आपको उभयलिंगी शब्द कहेंगे। तो कोट उभयलिंगी है, ऐसे यति उभयलिंगी है, फिर आपका टीका उभयलिंगी है, शाल उभयलिंगी है, बाट उभयलिंगी है। क्यों उभयलिंगी है? क्योंकि बाट पुल्लिंग में बटखरा कहते हैं बाट को, और अगर स्त्रीलिंग में देखा जाए तो बाट को मार्ग कहेंगे। इस प्रकार जो दोनों में पाया जाता है उसे उभयलिंग कहेंगे। ध्यान दीजिए, कल में दिन होता है, ये पुल्लिंग है, और चैन स्त्रीलिंग है। कोट करोड़ पुल्लिंग है और श्रेणी स्त्रीलिंग है। यत यानी पुल्लिंग सन्यासी, और यत में विराम भी होता है जो कि स्त्रीलिंग में है। टीका पुल्लिंग में तिलक है, और टीका को स्त्रीलिंग में देखेंगे तो टिप्पणी हो जाएगा। वैसे बाट पुल्लिंग में बटखरा और स्त्रीलिंग में मार्ग। वैसे शाल पुल्लिंग में जाएंगे तो वृक्ष, साल एक वृक्ष है, और साल में दुसाला जो कि स्त्रीलिंग में है, इत्यादि, ये सब उभयलिंगी हैं। तो बच्चों आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आपका नया चैप्टर होगा कारक, जो कि कारक सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कारक बहुत आसान है। आप कारक समझ जाएंगे तो और भी दूसरे चैप्टर से भी कारक की मदद से, और दूसरे चैप्टर से भी कारक की मदद से आप क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, कल कारक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।